की स्मृति वॉर मेमोरियल के प्रांगण में आयोजित इस लाइट एंड साउंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं वही पीपल हूँ जो इस स्मृति वॉर मेमोरियल के प्रांगण में सन 1894 से अभी खड़ा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन कहानियों को जो मैंने हवाओं में गूंजती सुनी और पत्थरों में दर्ज होती देखी है। इस पवित्र प्रांगण को स्मृतिका के नाम से जाना जाता है। प्रांगण के प्रवेश पथ पर खड़ी है वीर सुपूतों की प्रतिमाएं जो मौन होते हुए भी प्यार, पराक्रम और अमर समर्पण की भाषा बोलती है। और ठीक सामने स्मृतिका स्तंभ पर जलती बलिदान ज्योति हर उस सैनिक को नमन करती है जिसने अपना जीवन देश से नाम कर दिया। ये केवल एक लौ नहीं है बल्कि हर उस धड़कन का प्रतीक है जो वर्दी में धड़कते हुए मातृभूमि के लिए थम गई। ये शो एक विशेष प्रस्तुति है जिसमें भारतीय सेना के अदम्य साहस और अवध के उन शूर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपनी बहादुरी से भारत मां का परचम लहराया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना का शौर्य बर्फ की चोटियों से टकराता एक प्रचंड सिंहनाद रण क्षेत्र में उतर आया। युद्ध के मैदान में कुछ नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, वीरता की गूंज बनकर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है उत्तर प्रदेश की इस वीर भूमि पर जन्मे महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का, जिन्हें नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है। 1947 कोटली और मीरपुर हाथ से निकल चुके थे। ऐसे समय में 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाली ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने। कमान संभालते ही उनको दुश्मन द्वारा कब्जा किए गांव कोट को वापस हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने ऑपरेशन कीपर को अंजाम दिया। कोट जो कि नौशेरा का गढ़ था जिस पर 50 पैरा ब्रिगेड ने 31 जनवरी 1948 को हमला किया। 156 दुश्मन ढेर, 200 घायल और दुश्मन की 1948 की पहली बड़ी हार। उस्मान की रणनीति नौशेरा की अटूट दीवार बन गई। उसके बाद 50 पैरा ब्रिगेड को मिला नया लक्ष्य, झंगर। 14 मार्च 1948 ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में 50 पैरा ब्रिगेड ने झंगर पर हमला किया। और कई दिनों के प्रयास के बाद झंगर फिर से भारत का हो सका। अगले कई दिनों तक दुश्मन ने झंगर को वापस लेने का प्रयास किया और उसकी हर कोशिश विफल रही। इन्हीं साहसी कार्यों के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर के नाम से जाना जाता है। और फिर आते हैं शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय सेना के शूरवीर परमवीर चक्र नायक जगन्नाथ सिंह, जिनके शौर्य की गाथाएं आज भी सेना का गर्व बढ़ाती हैं। 6 फरवरी 1948 की तड़कती सुबह नौशेरा सेक्टर का तैनात पोस्ट, हवा में बारूद की तीखी गंध और धरती पर रात भर की लड़ाई की थकान, परंतु इन वीरों की आंखों में अगले प्रहार को रोकने की अदम्य ज्वाला थी। शत्रु की भीड़ पर्वत प्रवाह की भांति उमड़ रही थी और सामने खड़ा था एक जगन्नाथ। उसके भीतर था संपूर्ण भारत का पराक्रम। तभी अचानक मशीन गन की आवाज गूंजती है। गोलियां गिरी, बारूद गरजा, नायक
जरनाल सिंह किसी पर्वत की तरह डटे थे। उनकी सैन्य की हर गूंज दुश्मन के दिल में दहशत बन गई। तीसरा हमला कभी नहीं आ सकता था, और वैसा ही हुआ। दुश्मन के हमले में चौकी का एक सिपाही घायल होकर गिर जाता है। जदुलाल सिंह अपने घायल साथी को उठाते हैं। भाई हिम्मत रख, हिम्मत, कुछ नहीं होगा तुझे। साहब, आप मेरी फिक्र ना करें और आगे बढ़े। आज दुश्मनों की रूह कांप जानी चाहिए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस घायल जवान ने जो कहा वो वीरता की पराकाष्ठा थी। तभी गोली जरनाल सिंह की जान में आ लगती है। वे गिरते हैं पर तुरंत उठते हैं और किसी घायल सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं, बजरंगबली की जय। उस दिन दुश्मनों ने मौत का वो खौफनाक मंजर देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। आखिरकार भारत का वो सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जरनाल सिंह का शरीर भले ही भूमि पर था, पर उनकी बंदूक अब भी दुश्मन की ओर तनी थी और आखिरी पलों में उनके मुख से बस एक ही स्वर निकला, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नौशेरा की मिट्टी ने जो शौर्य गाथा लिखी वो कालखंड की सीमाएं लांघ कर युगों तक गूंजती रही। पर इतिहास की पुकार दोबारा सुनाई पड़ी। अब रणभूमि थी लद्दाख की हिमानी चोटियों पर। साल था 1962। लद्दाख की उस सफेद वीरान ऊंचाई पर जहां ठंडी हवा भी चाकू की तरह चुभती है, वहां भारतीय सैनिकों का संकल्प पत्थर नहीं पर्वत बनकर खड़ा था। हर जमी हुई घाटी, हर बर्फीली चोटी पर बस एक ही गूंज दोहरा रही थी, ये धरती हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रही। और इसी रणभूमि में जन्मी एक अमर गाथा, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह। रिजाउल्ला लद्दाख का बर्फीला किला। 18 नवंबर 1962, जहां मेजर शैतान सिंह और उनके 120 बहादुर जवान 3000 चीनी सैनिकों से टकराए। ठंड काट रही थी, हवा चीर रही थी, और मेजर शैतान सिंह की आंखों में रण आत्मा की आग भड़क चुकी थी। सैनिक राइफलें थामते हैं, मोर्चे पर टिकते हैं और मेजर आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर संकेत देते हैं, और फिर पहाड़ गूंज उठे। चीनी सेना लहरों की तरह पड़ी। 120 के सामने थे 3000। सीने गोलियां और हौसला 80 में। भारतीय सैनिकों ने बिना डगमगाए निशाना साधा। उनके हर वार ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। कई चीनी सैनिक मैदान में गिर पड़े। दुश्मन चारों ओर से बढ़ रहा था। मेजर शैतान सिंह फिर भी गोलियां चला रहे थे। आखिरकार उनका
उनका शरीर गिर गया। पर वीरता नहीं, 120 बहादुर जवानों के साथ मिलकर उन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद साल था 1965। दुश्मन ने पंजाब में स्थित असल उत्तर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले की इस पवित्र भूमि पर जन्मा एक ऐसा सिपाही भी था जिसने अकेले ही पूरी जंग की दिशा बदल दी। नाम था परमवीर चक्र कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। बात है 10 सितंबर 1965 की। पंजाब के खेमकर सेक्टर में असल उत्तर गांव पर पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया। एक तरफ थे दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक और दूसरी तरफ थे भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर्स के जवान जो उन पैटर्न टैंकों के सामने साहस से लैस थे। भारतीय मोर्चे पर एक अकेली जीप आगे बढ़ रही थी और उस पर सवार थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी रिकॉइललेस गन के साथ। आग का एक चलता हुआ वज्र दुश्मन के टैंक इंच इंच नजदीक आते गए। मोर्चे पर सन्नाटा था पर हमीद के भीतर सिर्फ एक ही आवाज थी, आवाज कर्तव्य की। पहला टैंक धड़कते धमाके में ढह गया। हमीद ने अपनी जीप की जगह बदली और दूसरा निशाना साधा। तीसरे प्रहार से ठीक पहले एक भारी धमाके ने उनकी जीप को झंझोड़ दिया। आसमान में उठे उस धुएं के गुब्बार के बीच हमीद ने आखिरी बार अपनी गन संभाली। शरीर भले ही घायल था पर संकल्प हिमालय से भी ज्यादा अडिग था। उन्होंने अपना अंतिम गोला दागा और उसकी आखिरी बार ने दुश्मन के पैटर्न टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हो गए। हवलदार अब्दुल हमीद की वीर गाथा आज भी असल उत्तर की उसी मिट्टी में सांस लेती है। एक अकेला ऐसा योद्धा जिसने 8 पैटर्न टैंकों को धूल चटा दी और अपना बलिदान देकर भारत के सम्मान को अमर कर दिया। भारत की वीरता यही नहीं थमती है। 6 वर्ष बीते ही थे कि पूरब की धरती पर इतिहास ने पुनः करवट ली। बांग्लादेश की धरती पुकार रही थी मुक्ति।
1971 फिर शुरू हुआ निर्णायक रहा। पूर्वी मोर्चे पर यह युद्ध पारंपरिक मोर्चाबंदी से नहीं, गति, कौशल और चतुराई से लड़ा जा रहा था, बिना रुके, बिना थमे। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी टुकड़ियां भ्रम की स्थिति में पहुंच जाती हैं। इसी दौरान भारतीय सेना के जाबाजों को मिली मेघना नदी, विशाल, गहरी और नदी पर बने आशुगंज पुल को पाकिस्तानी सेना ध्वस्त कर देती है। लेकिन यही क्षण युद्ध की दिशा बदल देता है। यहां से शुरू होता है भारतीय थल सेना और वायु सेना का तालमेल, जब MI-4 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पैदल सैनिकों को नदी के पार उतारा जाता है। जो बनता है इतिहास का एक अनोखा अध्याय, एक हेली ब्रिज। कुछ ही घंटों में पूरी ब्रिगेड मेघना के पार स्थापित हो जाती है, बिना किसी पारंपरिक पुल का इंतजार किए। अब ढाका तक का रास्ता जमीन से नहीं, आसमान से तय हो रहा है। इसी तरह से एक हवाई अभियान में पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन ढाका के करीब तंगेरी में उतारी जाती है और युद्ध का केंद्र सीधे दुश्मन की पीठ के पीछे खिसक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आज तक का सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था। मिशन स्पष्ट था, पुंगली पुल पर कब्जा। यही पुल ढाका की ओर पीछे हटती पाकिस्तानी सेनाओं का अंतिम रास्ता था। बटालियन गोलियों की बौछार के बीच उतरती है, तेजी से संगठित होती है और लक्ष्य पर अधिकार कर लेती है। असल तत्काल होता है। अंधेरी रात आजादी की रोशनी में बदल जाती है। दुश्मन ने हथियार डाल दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, और जन्म हुआ बांग्लादेश का। समय आगे बढ़ता गया, सीमाएं तो वही रही, पर चुनौतियां पर्वतों की तरह ऊंची होती गईं। सियाचिन की रणभूमि, दुनिया की छत पर जहां रास्ते नहीं होते, जहां सांस लेना भी संघर्ष बन जाता है, इस बर्फीले रण क्षेत्र की सामरिक सच्चाई सबसे पहले जिस व्यक्ति ने पहचानी थी, वे थे कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें दुनिया उनके के नाम से जानती है। उनके महत्वपूर्ण अभियानों और अडिग दृष्टि ने सियाचिन के महत्व को समय रहते उजागर किया और उन निर्णयों को दिशा दी जिन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं का भविष्य तय किया। वर्ष दर वर्ष भारतीय सेना सियाचिन की इस जमी हुई चोटियों पर डटी रहती है। हिमाचल और उत्तराखंड की इन नदियां, जहां सूर्य कमान के सैनिक प्रहरी बनकर रक्षा करते रहे हैं, उन बर्फीली वीरानियों से मिलती जुलती है। वही ऊंचाई, वही कठोरता, वही चुनौती। साल था 1999। कारगिल की बर्फीली बेरहम चोटियों पर पाकिस्तान ने शातिर चाल चली। भारत की पवित्र भूमि पर कब्जा करने का एक घिनौना प्रयास। कारगिल की वो चोटियां जहां हवा भी शत्रु बन जाती है और हर कदम मौत की धार पर रखा जाता है, वहीं उन हिम शिखरों पर खड़ा था भारत मां का एक तेजस्वी सपूत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के छोटे से गांव रूड़ा से आता हुआ कप्तान मनोज कुमार पांडे।
एक ऐसा वीर जिसकी रगों में केवल खून नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का अटूट संकल्प रहता था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को बटालिक सेक्टर के खालबार पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां दुश्मन के कई बंकर मजबूती से जमे हुए। सर, सामने दुश्मन के 3 बंकर साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक है। खतरों से मत डरो, याद रखो आज हम सिर्फ खालूबार ही नहीं इतिहास जीतने निकले हैं। दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, 11 गुरखा राइफल्स के वीर पराक्रमियों ने जवाबी कार्रवाई में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बंकर को तबाह करना है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। इतने में दुश्मनों की कुछ गोलियां कैप्टन मनोज कुमार पांडे को आ गई। साहब, आप घायल हो गए साहब। आपके पैरों और कंधे में गोली लगी है। ना छोड़ियो, अब दुश्मन के चौथे बंकर को भी इसी तिरंगे के रंग में रंग देंगे हम। भारत माता की पर उसी क्षण एक और गोली उनके माथे में लगी और वो गिर पड़े। पर उनका अडिग साहस उनकी आखिरी सांस तक कायम रहा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने प्राणों की आहुति देकर खालबार की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहराया। आज भी उनकी डायरी में लिखी वो 2 पंक्तियां उनके गहरे संकल्प और साहस को दर्शाती हैं। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। माथे है माटी, माथे है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, मारे चलती रहे खौफ हवाए, तेरा झूमे तिरंगा आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। समय बदल रहा है और युद्धों के स्वरूप भी। भविष्य के युद्ध तकनीकी रूप से श्रेष्ठ और आधुनिक सेनाएं ही जीतेंगी और भारत ने इस चुनौती को वज्र संकल्प के साथ स्वीकार कर स्वयं को तेजी से तैयार करना शुरू कर दिया है। बारूद से भरी सीमाओं की जगह अब भारतीय सेना ड्रोन, सैटेलाइट और सशक्त डिजिटल नेटवर्क अपना रही है। रणभूमि अब केवल धरती तक सीमित नहीं, इसीलिए सेना आकाश, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और महासागर हर क्षेत्र में अपनी क्षमता मजबूत कर रही है। डेटा की शक्ति से युद्ध की धार तेज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से शत्रु की दृष्टि और संचार निष्क्रिय करने की तैयारी है। रेल गन्स, निर्देशित ऊर्जा हथियार, साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वॉर्म और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों को अपनाकर भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर आधुनिक और सशक्त बन रही है। सूर्य कमान ने लड़ाई के क्षेत्र में कैजुअलिटी को कम करने के लिए और सेक्शन की रीच बढ़ाने के लिए सेक्शन असॉल्ट ड्रिल को बदलकर एक नई ड्रिल भी स्थापित की
है। इस ड्रिल में हर बाजू पर बाज होगा, यानी हर जवान के साथ एक ड्रोन दिया जाएगा। ये नई ड्रिल खासकर भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर के कठिन हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ज्यादा असरदार साबित होगी। रक्षा शक्ति अब कारखानों की धड़कन में भी बसती है। यही आत्मनिर्भर भारत है जहां लोहा पिघलता है और उससे तैयार होता है भारत का भविष्य। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया, जब साहस तकनीक से मिल जाए तब विजय परंपरा बन जाती है। S-400 आकाश MRSAM ने आकाश में कवच बुना। ड्रोन और D4 सिस्टम ने शत्रु को अंधा कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क ने रणभूमि को रियल टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ा। राफेल, तेजस, सुखोई, मिग और ब्रह्मोस का वज्रवेग, भारत की संयुक्त शक्ति आज अजय है। यही शक्ति निर्मित होती है ब्रह्मोस फैक्ट्री में, जहां मशीनें नहीं भारत के स्वप्न धड़कते हैं। और इस आत्मनिर्भरता की रीढ़ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ब्रह्मोस फैक्ट्री वह स्थान जहां तकनीक और शक्ति एक साथ जन्म लेती है। यहीं से उठता हर मिसाइल भारत के रक्षा उद्योग को गति देता है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और भी प्रचंड बनाता है। डिफेंस कॉरिडोर केवल भविष्य नहीं, आज का रक्षा संकल्प कर रहा है। पर इन सब महान अभियानों, अत्याधुनिक हथियारों और बढ़ती शक्ति के बीच भारतीय सेना की आत्मा आज भी वही है, कर्तव्य, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा। क्योंकि अंत में युद्ध हथियार नहीं जीतते, विजय तो उसी जज्बे की होती है जो अंतिम सांस तक भारत की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। और यही जज्बा भारतीय सेना की असली ताकत है। अब वक्त है इस मिट्टी को, इस तिरंगे को और उन वीरों को सलाम करने का।